हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 5, जिसका टाइटल है हमारा बाल अधिकार और शिक्षा का और विद्यालय का प्रावधान। क्या क्या बाल अधिकार है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जो मध्याह्न भोजन योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। BALA बाला यानी कि बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, इसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक सारी वीडियोस देख ली होंगी, PDF डाउनलोड कर लिए होंगे और उनका रिवीजन भी कर लिया होगा। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपने लगा लिए होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सिर्फ एक 15 नवंबर वाला और कराना है मुझे। 15 नवंबर को एक ही पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। इसके अलावा सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमारे ख़त्म हैं। ठीक है, चलो। DOE 2018 के कुछ पेपर बचे हैं, अगर टाइम मिला तो मैं वो करा दूंगा। समाज और व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता के सुधार में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। ये आर्थिक समृद्धि, वैज्ञानिक और तकनीक प्रगति हेतु महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करती है। इस प्रकार ये गरीबी से लड़ने और सामाजिक समानता को प्रोत्साहन करने में सहायक है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर कुछ शिक्षा की विशेषताएं लिखी हुई हैं, या फिर शिक्षा किस तरह से मदद करती है हमारे समाज में, उसके बारे में बताया गया। एक तो शिक्षा मदद करती है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में, और दूसरा शिक्षा मदद करती है गरीबी से लड़ने और सामाजिक समानता को प्रोत्साहन करने में। आर्थिक समृद्धि और वैज्ञानिक तकनीकी के महत्वपूर्ण निवेश के लिए महत्वपूर्ण निवेश भी शिक्षा प्रदान करती है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। आगे इसके बारे में लिखा हुआ है कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से बोलता है, ICESCR क्या है ये, इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक्स, सोशल एंड कल्चरल राइट। मानव अधिकार स्वयं में तथा अन्य मानव अधिकारों को कार्यान्वित करने के एक अनिवार्य साधन दोनों ही शिक्षा हैं। मानव अधिकार स्वयं में तथा अन्य मानव अधिकारों को कार्यान्वित करने का अनिवार्य साधन शिक्षा है। अगर आपको मानव अधिकारों के फंक्शंस को करना है, या फिर उनको अप्लाई करना है, या फिर उनके प्रति जागरूकता पैदा करना है, तो इसके लिए बच्चों को शिक्षा बहुत आवश्यक है, या व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। घर के बाद वह कौन है जो बालक के विकास पर प्रभाव डालता है, तो घर के बाद अध्यापक ही है जो बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। अध्यापक के रूप में हमें कौन कौन सी भूमिका निभानी होती है। अध्यापक के रूप में हमें परामर्शदाता, मार्गदर्शक, एक नेता, रक्षक, सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली अभिकर्ता बनना होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बालक की परिभाषा ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जिनकी भी आयु 18 वर्ष से कम है वो सभी बच्चे बालक हैं। आपको CRC के विविध लक्षणों को समझ लेना चाहिए। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड के फीचर्स क्या हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें बात के बारे में बात करी है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि 18 वर्ष तक की आयु के लड़कों तथा लड़कियों दोनों पर लागू होंगे, उस दिशा में भी जब वे यदि शादीशुदा हैं तथा उनके बच्चे भी हैं। 18 वर्ष की आयु के सभी लड़के लड़कियों पर ये नियम लागू होते हैं। 18 वर्ष तक की आयु मतलब 0 से 18 के बीच में। अगर मान लो कोई 18 वर्ष से पहले मैरिड हो जाता है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उन पर भी ये जो नियम है, जो कानून है, वो लागू होंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि अगर आप 18 वर्ष से छोटे हो और आपकी शादी हो जाती है तो अब आप वयस्क हो गए हो, अभी आप अब बच्चे ही हो। बालक का सर्वोत्तम हित तथा भेदभाव रहित और बालक के विचारों को सम्मान के सिद्धांतों द्वारा ये संधि निर्देशित करता है। मतलब भेदभाव रहित तो आपको वातावरण प्रोवाइड कराना है, बालक के विचारों को सम्मान देना है, और बालक के लिए सबसे अच्छा होगा वो करना है। सर्वोत्तम हित मतलब जो बालक के लिए सबसे अच्छा है वो उसे प्रोवाइड कराओ। एक परिवार के महत्व तथा एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर जो बालक के स्वस्थ वृद्धि तथा विकास के लिए हितकारी हो पर जोर देती है। ऐसा एनवायरनमेंट बढ़ाओ जिससे बालक की वृद्धि अच्छे से हो और उसका विकास सही तरीके से हो। CRC ने नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों को 4 समूहों की ओर आकर्षित करा है। सबसे पहला समूह उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल, सेकेंड है आपका विकास, डेवलपमेंट, थर्ड आ जाता है सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, और फिफ्थ नंबर पर आ जाता है भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि CRC ने कितने समूह की तरफ ध्यान आकर्षित करा है, या कितने समूहों पर बल दिया हुआ है। तो वे 4 हैं। कौन कौन से? सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो SDP करके, या फिर DSP,
DSPP करके, कुछ भी करके आप इसे याद रख सकते हैं। सीरियल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कुछ अधिकार हैं, कौन से हैं? सबसे पहले एक है हमारे इमीडिएट राइट्स और एक है हमारे प्रोग्रेसिव राइट। इमीडिएट राइट्स क्या होते हैं? तत्कालिक अधिकार क्या होते हैं? नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनमें भेदभाव, दंड, आपराधिक मामलों में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, बाल अपराधों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, परिवार के साथ पुनः एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को तत्कालिक प्रदान किए जाते हैं, तुरंत उसे प्रोवाइड हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव राइट्स क्या होते हैं? तत्काल ध्यान दिए जाने व कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं। प्रगतिशील अधिकारों में मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। प्रगतिशील अधिकारों से संबंधित CRC राज्यों को उनके पास संसाधनों के अनुसार आवश्यकता होने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा के अंतर दिया जाएगा। प्रोग्रेसिव राइट मतलब कि ऐसे अधिकार जो बच्चे को प्रगति के साथ मिलते जाएंगे या फिर इनमें धीरे धीरे प्रगति की जाती है। अगर हम दंड की बात करें तो दंड एक निर्धारित है कि आपने सजा करी, आपको दंड दिया जाएगा। स्वास्थ्य, टाइम टाइम के हिसाब से स्वास्थ्य में प्रगति की जाएगी, या फिर ये चीज़ें धीरे धीरे मिलती हैं, एकदम नहीं मिलती। कुछ इस तरह के होते हैं आपके प्रोग्रेसिव राइट, इनकी एक प्रोग्रेस होती है। अब शिक्षा है, आपको एक साथ तो पूरी शिक्षा मिलेगी नहीं, आपको शिक्षा धीरे धीरे ही मिलेगी। अगर हम आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक अधिकारों की बात करें तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको अलग अलग प्रकार के अधिकार मिल जाते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस 18 की उम्र में बनेगा, आप वोट देने का अधिकार 18 साल के होने के बाद हो गए। आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हो, मान लो छोटा मोटा इलेक्शन लड़ रहे हो तो नगर पालिका वगैरह का, तो 21 साल का आपको होना चाहिए। अदर के लिए आपको 25 ईयर्स का होना चाहिए। कुछ जॉब के लिए अप्लाई करने पर भी नियम कानून बने हुए हैं कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। तो ये आपके अधिकार हैं, बट ये आपको टाइम पर मिलेंगे, ऐसे नहीं तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन जीवन का अधिकार, न्याय का अधिकार और बाल अपराधों के लिए पृथक न्याय का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, ये आपको जन्म से ही हो जाते हैं। अगर आप भारत में पैदा हुए तो आपको भारत की नागरिकता तुरंत ही मिल जाती है, इसके लिए आपको कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। अध्यापक के रूप में कार्य करते हुए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी देखरेख में सही बालक शोषण, दुरुपयोग, अमानवीय, अपमानक व्यवहार और नगण्य महत्वहीनता से सुरक्षित हैं। ये सब काम बालकों के साथ नहीं हो रहे हों। एंड एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड निगलेक्ट, ऐसा कुछ बच्चों के साथ नहीं हो रहा हो। उनका शोषण नहीं किया जा रहा हो, उनका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा हो, उनसे किसी तरह का बुरा व्यवहार ना हो रहा हो, या फिर उनके महत्व को समाप्त किया जा रहा हो। ये अनुच्छेदों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अभी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसी पवित्र शिक्षा जो मानव अधिकारों के लिए सम्मान को तथा बालकों की मौलिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, को प्रदान करने में विद्यालय की निर्णायक भूमिका होती है। विद्यालयों की निर्णायक भूमिका रहेगी शिक्षा प्रदान करने में। ऐसी शिक्षा जो अधिकारों के लिए सम्मान को और बालक की मौलिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। ये हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में पहले ही सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, क्या है ये क्या नहीं है, वो इसमें नया नहीं लिखा था। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक वह स्थान है जिसमें समूह में शिक्षण और अधिगम के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, जानते ही हो आप। एक विद्यालय का वर्णन एक ऐसे स्थान के रूप में होता है जहां पाठ्यक्रम का अध्ययन सरकार या विश्वविद्यालय या कानून गठित द्वारा बोर्ड, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके हेतु अधिकृत या फिर एक या अधिक प्राधिकरणों की संतुष्टि करने वाली किसी संस्था जैसे कि विद्यालय निर्देशक मान्यता द्वारा प्रस्तावित होते हैं या नियमित कक्षाएं चलाते हैं तथा अपने उम्मीदवारों को लोक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए भेजते हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जिसका जो पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस रहेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो या तो कोई, जैसे हमारे यहाँ NCERT है, SCERT, ये सिलेबस डिसाइड करती हैं। CBSE के लिए, CBSE बोर्ड के लिए CBSE सिलेबस डिसाइड करती है। ठीक है बात यहाँ तक? तो विद्यालय के ऐसे संस्थान है जिनका सिलेबस या तो कोई सरकार वहाँ की डिसाइड करेगी, या कोई विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा, या फिर कानून के द्वारा किसी बोर्ड को गठित किया गया, जैसे NCERT है, SCERT है, जो केंद्र के अधीन भी हो सकती है, राज्य के अधीन भी हो सकती है। ये लोग उसका सिलेबस प्रिपेयर करेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर तैयारी की जाएगी, वहाँ पर नियमित कक्षाएं चलेंगी। तो ये होता है आपका विद्यालय। साधारण शब्दों में विद्यालय वह स्थान है जो शिक्षकों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित होते हैं, यानी कि पर जितने टीचर चाहिए उतने टीचर वहाँ पर होते हैं। विद्यालय पढ़ाई कर रहे होते हैं, अधिगम कर रहे होते हैं। पर्याप्त स्थान वाला भवन होता है, एक ऐसा बिल्डिंग होगी जहाँ पर कंप्लीट स्पेस होगा, फर्नीचर वगैरह सब कुछ होगा। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, अभिगम्यता, असमानता और गुणवत्ता।
आरटीई कानून 2009 का क्रियान्वयन का एक ऐसा संपूर्ण विद्यालय उपागम की धारणा करता है जिसके केंद्र में अभिगम्यता, समानता और गुणवत्ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि आर्ट हमें एक ऐसा विद्यालय बनाना है जिसमें क्या क्या हो, जिसमें एक्सेस हो यानी कि हर चीज़ उपलब्ध की जाए, इक्विटी हो, सभी को समान वातावरण मिले, और जो प्रोवाइड किया जा रहा है क्वालिटी, जो बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिन समानता प्रोवाइड की जा रही है या फिर कोई भी चीज़ दे दी जा रही है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। इवन शिक्षा हो या फिर बच्चों के बैठने का फर्नीचर हो, बुक्स हो, बोर्ड हो, टीचर्स हो, टीचर्स भी क्वालिटी वाले होने चाहिए। तभी टीचिंग का एग्ज़ाम इतना टफ आ रहा है आजकल, क्योंकि क्वालिटी वाले टीचर चाहिए। ये पढ़ लीजिएगा आप। समानता वगैरह ये देखो, अभिगम्यता क्या होता है, सभी तक पहुँचो। समानता मतलब सभी को समान अधिकार दिए जाएँ। बैठने की व्यवस्था वाला आप पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, पक्षपात पूर्ण रवैया होता था, अनुसूचित जाति वालों को अलग बैठाया जाता था, बट अब ऐसा नहीं करते। पक्षपात पूर्ण वाला रवैया अपनाया जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति अपने आप को रोकना, समावेशी कदम उठाकर इसके समाधान करना चाहिए। तो आपको इसको रोकना चाहिए अगर कहीं पक्षपात हो रहा है तो। गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी प्रोवाइड कराना है आपको। ये 8 कारक है, चलो ये देख लेते हैं। इन 8 कारकों को ये किसने इन्होंने दिए होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। 8 कारक जो कि प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता की आधारभूत अवयवों का हिस्सा है के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। अब वो कौन कौन से 8 कारक हैं, बात करेंगे हम जरा इनकी। संवैधानिक मूल्यों का साथ समन्वय, बालकों का सर्वांगीण विकास, बच्चे की ज्ञान शक्ति प्रतिभा को निखारना, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को अधिकतम विकास करना, बाल केंद्रित बाल सुविधाओं से युक्त वातावरण में क्रियाकलापों खोजबीन तथा छानबीन करके सीखना, जहाँ तक संभव हो सके बच्चे की मातृभाषा में अधिगम शिक्षण का निर्देशन हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को भय मुक्त, चिंता मुक्त बनाना, उनको अपनी बात मुक्त रूप से कहने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चे के ज्ञान व उसके अनुप्रयोग करने की योग्यता का सतत व व्यापक मूल्यांकन करना। ये 8 कारक हैं। सिंपल है, एक बार पढ़ने में समझ में आ रहा है, समझाने की जरूरत है नहीं है। बस एक बार पढ़ लेना ताकि आपके दिमाग में अटक जाए कि कौन कौन से वो 8 कारक थे। बच्चों की सुरक्षा के लिए बैठने का स्थान हो, अवरोध मुक्त पहुंच हो, इनकी डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं है। मध्याह्न भोजन, याद रखना कि 1925 में इस कार्यक्रम को केंद्रीय रूप से प्रायोजित कर पूरे देश के लगभग 2408 ब्लॉकों में चलाया था। मतलब कि ये सही तरीके से कब शुरू हुआ था, 1995 में शुरू हुआ था, और इसका इतिहास 1925 से प्रारंभ है। और हमने ऊपर पहले कहीं पढ़ा हुआ है कि यार इसका इसका इतिहास बहुत मतलब बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। इवन ये तो कहाँ का, मद्रास का बता रहा है। हाँ, मद्रास, बिल्कुल मुझे याद आया, तमिलनाडु में हुआ था सबसे पहले ये शुरू 1925 में। तो तमिल मद्रास यानी कि पहले जो चेन्नई था वो मद्रास, अब जो चेन्नई वो पहले मद्रास था, तो ये वहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है। और 1990-91 में ये थोड़ा सा और लोकप्रिय हुआ, और 1995 से ये हर जगह लागू कर दिया गया, और 2010-11 से पूरे देश में ही लागू कर दिया गया इसे। इसका कारण क्या था, देखो इसका इसका मध्याह्न भोजन का एक पहलू था सामाजिकरण, बच्चों का एक साथ बैठे, और दूसरा ये था सामाजिक भेदभाव दूर हो रहे थे, और एक था कि बच्चों को इसका पौष्टिक प्रभाव, मतलब पहला रूप था पौष्टिक प्रभाव और दूसरा रूप था इसका सामाजिकरण। पेयजल, शौचालय वौचालय सब बनवाओ, रसोई घर बनवाओ, चारों ओर दीवार को बाड़ लगा के सुरक्षित करना आवश्यक है, बच्चों के अनुकूल सुविधाओं का मिलना। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 14 नवंबर की किसी शिफ्ट में आया हुआ है कि रसोई के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए, विद्यालय के चारों तरफ बाड़ होना चाहिए ताकि बच्चों को सुरक्षित महसूस हो, बच्चों के अनुकूल सुविधाओं का सम्मिलन हो। बाला जो बिल्डिंग है आपकी वो बाला पर आधारित हो, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, बिल्डिंग लर्निंग एड मतलब कि जो बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती स्कूलों में, तो इन दीवारों पे कुछ कुछ लिख दिए जाते हैं या फिर कुछ ड्रॉ कर दिया जाता है। ये हालांकि मैंने क्या पता क्या ड्रॉ कर, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे स्क्वायर बना दिया जाएगा और नीचे स्क्वायर लिख दिया जाएगा। अब बच्चा रोज़ रोज़ इसे देखेगा, फिर यहाँ पर एक इस तरह से दिया जाएगा, नीचे रेक्टेंगल लिख दिया जाएगा, तो बच्चा डेली देखेगा कि स्क्वायर ऐसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, और आप वहाँ पर सारे बता दोगे, पैरेलेलोग्राम हो गया आपका, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब बना दोगे आप वहाँ पर। साथ में आप सर्कल, जितने तरह के ट्राइंगल होते हैं सब बना दोगे, तो बच्चे रोज़ देख रहे हैं तो देखते देखते ही सीख जाएंगे। बाल केंद्रित अवधारणाओं, अब देश के कई भागों में
ऐसे कई प्रयोग किए जाते हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। वो बाल केंद्रित हम लोगों ने बहुत पढ़ा है क्या, बाल केंद्रित होता क्या है, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, तो ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ी रखा है। हाँ, ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है कि क्रियाकलाप आधारित उपागम तमिलनाडु, नल्लीकुल्ली कार्यक्रम कर्नाटक, होशंगाबाद होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, एंड विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम कर्नाटक में चलाए जा रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो इसको। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल केंद्रित उपागम का आधार क्या है, रचनावाद है। रचनावाद में कौन आते हैं, रचनावाद में हमारे पियाजे आते हैं, हमारे वाइगोत्स्की आते हैं। ठीक है, ये किस पर बात करते हैं, ये बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता खुद है। तो रचनावाद, बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की रचना करता है। तो बाल केंद्रित उपागम का दर्शन क्या है, रचनावाद है। शिक्षार्थियों को समझना, विद्यार्थियों के विभिन्न पहलू हैं जिसके बारे में अध्यापिका को जानने योग्य होना चाहिए। अब वे पहलू कौन कौन से हैं, बच्चे के स्वास्थ्य वगैरह के बारे में पता हो, बच्चे की मानसिक योग्यताओं के बारे में पता हो, और बच्चे की संस्कृति के बारे में पता हो, बच्चा किस समाज से बिलोंग करता है। मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है आरटी के अकॉर्डिंग, मूल्यांकन का लक्ष्य है अधिगम उपलब्धि का सतत पृष्ठ पोषण उपलब्ध कराना। पृष्ठ पोषण मतलब होता है फीडबैक, जो भी बच्चे की लर्निंग अचीवमेंट है उसका कंटिन्यूस आप फीडबैक प्रोवाइड करा, वही मूल्यांकन है। एक अध्यापक के रूप में आपको विद्यालय के माध्यम से बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करके समग्र विकास के लिए एक सक्षम सुगमकर्ता की निर्णायक भूमिका निभानी है। आपको बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा बच्चे के संसार को समझने के लिए तैयार होना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में ये आपके दायित्व हो जाते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। मैं देख लेता हूँ सारांश में तो कुछ हाईलाइटेड नहीं है, नहीं आपको इसमें पॉइंट हाईलाइटेड है नहीं है, तो ये यूनिट यहीं पर समाप्त होती है। कहीं डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।